मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना की चुनौती का प्रदेश ने किया मजबूती से सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। नया शहरी भारत और शहरी विकास को लेकर प्रदर्शनी का होगा आयोजन। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री कल गंगा एक्सप्रेस वे की रखेंगे आधारशिला। मेरठ से प्रयागराज तक के 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सप्रेस वे पर बनेगी 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के आह्वान पर प्रदेश के किसानों में दिखा उत्साह। रायबरेली और ललितपुर के किसानों ने प्राकृतिक खेती के फायदों को सराहा। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में अनुपूरक बजट के पेश होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कोरोना कालखंड में देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूती से इस चुनौती का सामना किया है। 135 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया गया है। मुफ्त टेस्ट और उपचार की व्यवस्था की गई थी। देश में सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। प्रदेश में आज 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। अमेरिका की ही हम बात करें, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से हुई मौतें भारत के अंदर हुई मौत से 1.5 गुना से ज्यादा है। ये चीजें दिखाती थी सावधानी, सतर्कता, समय से लिए गए सटीक फैसले और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर नेतृत्व ने काम किया है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस देश ने जो लड़ाई लड़ी है, उत्तर प्रदेश उस लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका के साथ देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता रहा। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए। 9 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मरीज आया था प्रदेश में, हमारे पास कोई लैब नहीं थी। हमने दिल्ली सफदरजंग में या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सैंपल भेजने पड़े थे। उपचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी 75 जनपदों में आरटी-पीसीआर लैब भी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब आईसीयू बेड की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश देश के 27 राज्यों को सैनिटाइजर सप्लाई करता है। यह अनुपूरक बजट लगभग 8,500 करोड़ साल में प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए बेहतर काम किया है। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रारंभिक काल में जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, तब हमारे पास मास्क के लिए, पीपी किट के लिए, सैनिटाइजर के लिए हमको भारत सरकार पर या अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज प्रदेश में पीपी किट बनाने के तमाम उद्योग लग चुके हैं। मास्क यहां बनाए जा रहे हैं। सैनिटाइजर हमारी चीनी मिलें इतना पर्याप्त मात्रा में बना रही हैं कि अब सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के 27 राज्यों को भी सप्लाई उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सैनिटाइजर कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने अपना राजस्व और बचत का दायरा बढ़ाया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 से दूसरे नंबर पर पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश कई योजनाओं में अब प्रथम स्थान पर है। सबसे बड़ी लोगों के मन में धारणा थी उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, आस्था का सम्मान नहीं होता है।
विकास की कोई रुचि नहीं है। और कई जनपद तो हमारे ऐसे थे जहां के नौजवानों को देश के अंदर और दुनिया के अंदर लोग देख करके होटल में भी रूम नहीं देते थे। कई जनपद ऐसे थे जहां पर माफिया इतनी तेजी के साथ हावी थे कि वहां पर लोगों को, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जब हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर रही है महोदय, तब मैं कह सकता हूं इन 5 वर्षों में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने द्वितीय अनुपूरक अनुदान और लेखा अनुदान प्रस्तुत किया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा कांग्रेस के सदस्य एसआईटी जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखा अनुदान पेश किया। योगी सरकार ने 8,479.53 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। सबसे खास बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार ने भत्ता देने की व्यवस्था की है। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के अनुसार इस बजट में प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को महत्व देते हुए उनके लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर किसान सम्मान निधि की तरह एक नई योजना भी शुरू की है। साथ ही सूचना विभाग का बजट भी 150 करोड़ बढ़ा दिया गया है। वहीं विधानसभा में विपक्ष ने लखीमपुर की घटना के संबंध में सदन की कार्यवाही बाधित करने का प्रयास किया। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार के आंकड़ों पर भी प्रश्न उठाए। सरकार ने दूसरे अनुपूरक बजट में दिव्यांगों, बुजुर्गों और किसानों की पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बजट में खेल विभाग को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब की धनराशि और हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए, यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए 10 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे और इसे संबोधित करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयर भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जो 17 से 19 दिसंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेस वे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। देश के किसान और किसानी की सभी समस्याओं का समाधान हमारी कृषि की परंपरागत तकनीक में निहित है। प्राचीन समय में कीटनाशक नहीं थे, लेकिन फसल अधिक होती थी। केमिकल्स ने, पेस्टिसाइड्स ने हरित क्रांति में तो सहायता की, लेकिन धरा कराह उठी। प्रधानमंत्री ने देश को प्राकृतिक फार्मिंग का संदेश दिया और इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। गुजरात के आनंद में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से जिले के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर जोर दिया। को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। नए भारत को स्वस्थ बनाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जड़ों यानी खेती की उस प्राचीन पद्धति को अपनाना जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। हालांकि आधुनिकता से जोड़ना समय की मांग है।
गुजरात के आणंद में आयोजित प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 6-7 साल में किसान की आय को बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक, मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी तक अनेक कदम उठाए गए हैं। इस कड़ी में अब अगला कदम है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। कृषि की ये पद्धति किसानों की आय बढ़ाने और लागत को कम करने का माध्यम है। हानिकारक कीटनाशकों और उर्वरकों पर पैसा खर्च करने के बजाय प्राकृतिक उत्पादों के उपयोग से लागत को कम और मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के 80% किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्टअप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। मैं आज देश के हर राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब दूसरे विकल्पों पर काम करने की जरूरत है। इस दिशा में नए सिरे से शोध करने के साथ साथ प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में ढालना होगा। हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थियरीज तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदलना होगा। लैब टू लैंड, यही हमारी यात्रा होगी। जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली फूली है, तो कृषि को लेकर हमारा ज्ञान विज्ञान को कितना समृद्ध रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा। आज जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री ने किसानों से फसल अवशेष जलाने जैसी प्रथाओं को छोड़ने का आग्रह किया, जो विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। पीएम मोदी ने बताया कि इससे मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। ऐसी ही एक और भ्रांति ये है कि रासायनिक उर्वरक के बिना फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में उन्होंने दुनिया से पर्यावरण के लिए जीवन शैली को वैश्विक मिशन बनाने का आह्वान किया था। पीएम ने उम्मीद जताई कि भारत और उसके किसान 21वीं सदी में इसे हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सहकारिता के माध्यम से ही ढेर सारे क्षेत्रों में वैसे तो काम हो रहा है, फाइनेंस के क्षेत्र में भी हो रहा है, मछली पालन के क्षेत्र में भी हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा इसका उपयोग और सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट किसी का होना है तो देश के छोटे किसान का होना है। तो ये सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना की है, इसके माध्यम से हम एक नई शुरुआत भी करने जा। कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। गांव-गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं थी। तो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, औषधि खेती के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रावधान किया। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान एक ऐसा कदम है जो न केवल किसानों का कल्याण और आम जन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा, बल्कि हरित टिकाऊ कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देगा। गुजरात में आयोजित कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गो आधारित प्राकृतिक खेती की जानकारियों को ललितपुर में भी काफी उत्सुकता के साथ सुना गया। ललितपुर के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय सहित किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों, कृषि छात्रों सहित कृषि विशेषज्ञों ने मोबाइल एवं टीवी के माध्यम से कार्यक्रमों को सुना।
कृषि के छात्रों ने जहां प्रधानमंत्री के इस अभियान को काफी प्रेरणादायक बताया, तो वहीं किसानों ने प्राकृतिक खेती को अब हर खेत तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है, यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है एवं इसके अनुसार जैविक खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जैविक खेती एक बहुत ही अच्छी प्रकार से खेती की जा रही है, जिसमें पशुओं का गोबर, मलमूत्र आदि जैसे मूत्र एवं गोबर को सड़ा गला कर किया जाता है। यह इससे भूमि की उपज में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है और इससे भूमि की उर्वरकता में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है तथा इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और हम अपने गाँव की ओर जाएंगे एवं किसानों को भी इसके बारे में समझाएंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे भूमि की उपज शक्ति अधिक बनी रहे। हम इसारा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की जो ललितपुर में जो एफपीओ है, इसके साथ मिलकर हम जैविक खेती पहले से ही कर रहे हैं और हमें लगता है कि का प्रोग्राम हमारे किसानों के लिए और जो नए किसान जुड़ रहे हैं उनके लिए जैविक खेती करने में प्रेरणादायक होगा। माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन के अनुसार हम लोग जो उन्होंने प्रेरणादायक बात कही है हम लोगों से, हमें बताया है मतलब कि टीवी के माध्यम से, तो हम उनके निर्देशों के अनुसार ही चल रहे थे। अब आगे भी अब हमें एक प्रेरणा और मिल गई है। जो जानकारी आज उन्होंने विशेष तौर पर दी है हमें, ये बहुत अच्छी जानकारी है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम उनके निर्देशन के अनुसार चलते रहेंगे। उन्होंने हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जैसे गौमूत्र और गौ गोबर के माध्यम से जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री के गो आधारित प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को रायबरेली के किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में बखूबी देखा और प्रधानमंत्री के विजन की सराहना भी की। 100 से अधिक किसानों ने इस कार्यक्रम को केंद्र पर देखा। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस कदम का दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। साथ ही जो किसान इससे जुड़े हैं, उन्होंने और लोगों को भी जोड़ने की प्रधानमंत्री की अपील को पालन करने की भी बात कही। गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कृषि की जो गौ आधारित जो खेती है, वो रायबरेली के किसान 60% खेती जैविक कर रहे हैं, जो गौमूत्र और गोबर से कर रहे हैं। सहकारिता विभाग के द्वारा जो इसकी परचेजिंग का जो व्यवस्था की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान सामान उत्पादित कर लेता था और कभी कभी ग्राहक भी नहीं मिलते थे। पर सरकार अगर इसको खरीदेगी तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये माल हमारा विदेश में जाएगा, विदेशी ऊर्जा भी हमें मिलेगी। प्रधानमंत्री जी की बात यहाँ सबसे अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि जो भी किसान इस प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, वो अपने साथ कम से कम 2 या 4 किसानों को अपने आसपास में जोड़े और फिर इसको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए तमाम तरह की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई हैं और जिसके चलते बहुत सारे किसानों को फायदा भी होगा और जो लोग कर रहे हैं उनकी आमदनी भी ज़्यादा हो रही है। प्राकृतिक कृषि ये कई वर्षों से हम लोग प्रयास में थे कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अभियान बने, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके संज्ञान में ये बात आई और अब जो व्यापकता आएगी उसका परिणाम पूरे भारत के कृषक भाइयों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतकर सरकार बनाएगी। ये बात लखनऊ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कल पत्रकारों से कही। पार्टी में कल बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आए नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि 2022 में हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं। करीब दर्जन भर नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। उनमें कैलाश सागर बलिया से बच्चा पाठक, बांदा से अमिताभ वाजपेयी और कांग्रेस नेता बलदेव चौधरी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनके अलावा कई अन्य नेता भी पार्टी में शामिल हुए। इन सबके पार्टी में योगदान करने से पार्टी को धरातल पर मजबूती मिलेगी। इसीलिए पार्टी ने स्क्रीनिंग करने के बाद इन सभी महानुभावों को पार्टी में शामिल करने का निर्णय लिया है। 2022 के चुनाव में
हम इतिहास दोहराना चाहते हैं और इतिहास दोहराने में कुछ नए साथी अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो हम उनके साथ को, उनके सहयोग को शहर से स्वीकार कर रहे हैं। ये आप तय मानकर चलिए कि कुछ दल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। उनका सपना धूसरित होगा। विश्वास जनता पर है, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता की शक्ति पर है और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जनपद वाराणसी में प्रधानमंत्री के द्वारा 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर काशीवासियों को विशेष महाप्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ से संबंधित इतिहास की सचित्र पुस्तिका घर घर जाकर पहुंचाने का आह्वान किया था, जिसे भाजपा कार्यकर्ता पूरा कर रहे हैं। वाराणसी के लोकप्रिय सांसद ने पूरे भारत का गौरव विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, तो उनका निर्देश था कि हमारे संसदीय क्षेत्र के हर परिवार में आज के लोकार्पण का, आज के पूजन का प्रसाद पहुँचे। उस निमित्त हम सभी कार्यकर्ता घर घर प्रसाद पहुँचाना का काम कर रहे हैं और इसलिए हम सब वितरण कर रहे हैं। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम की एक पुस्तक भी हम सब वितरित कर रहे हैं, लोगों को जानने के लिए, लोगों को समझने के लिए कि कैसे बाबा विश्वनाथ के धाम पे कैसे आक्रमण हुआ, कैसे उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में उसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन आज उसका संपूर्ण और समग्र विकास करने का काम 2000 स्क्वायर मीटर का जगह आज 51,000 स्क्वायर मीटर में बदलने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद ने किया। फतेहपुर जनपद में सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जहानाबाद क्षेत्र में रायपुर प्राथमिक विद्यालय के छात्र और अभिभावक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। इस क्षेत्र के 450 गांवों में पर्यावरण संरक्षण और नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों को शपथ दिलाई गई। पर्यावरण पदयात्रा प्रमुख रोहित उमराव ने कहा कि हम अपने जन्मदिन पर, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर, अपने बुजुर्गों की याद में, शहीदों की याद में एक पेड़ जरूर लगाएं और उसे हरा भरा बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे और सभी जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन लेवल को संतुलित बनाए रखने के लिए पेड़ों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम हुआ है जिसमें कि पर्यावरण सुरक्षा व नदियों का सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध और साफ रहेगा। ये हम बच्चों से भी करा रहे हैं, बच्चों को भी इसके प्रति लगाव पैदा कर रहे हैं कि यदि हम पर्यावरण स्वच्छ रखेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को इस चीज़ की बराबर जानकारी दी जा रही है कि बच्चे, हमारा नदी के किनारे बसा हुआ है, कि बच्चे उसमें दूषित सामान ना डालें, समय समय पर उसको गंदा ना करें। उसके लिए हम पदयात्रा भी निकालते हैं, बच्चों गाँव को भी जागरूक करते बच्चों के साथ। मथुरा में कल बसंतर दिवस की स्वर्ण जयंती पर स्ट्राइक 1 ने सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बसंतर की लड़ाई सैन्य इतिहास में सबसे भयंकर युद्धों में से एक थी, जहां एक ही दिन की स्ट्राइक में भारतीय सेना ने बहादुरों ने 53 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया था और 61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। समारोह की शुरुआत कोर वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद फर्स्ट डे कवर और बसंतर डे ट्रॉफी जारी की गई। लेफ्टिनेंट जनरल M.K. कटियार AVSM ने कहा कि बसंतर के बहादुरों के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में भविष्य के किसी भी संघर्ष में अपनी योग्यता साबित करने के लिए कड़ी मेहनत, प्रशिक्षण और अच्छी तैयारी करें। ये बात बिल्कुल सही है कि उन वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण ही हम लोग आज इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारी जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर्स पर और अन्य जगह पर लगातार अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखते हैं और हमेशा हमें और अपनी आने वाली जनरेशन्स को उनके बलिदान की गाथाएं सुनाकर उनको अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना उनमें जगानी चाहिए। लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो 1971 की लड़ाई
जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उसका जो विजय स्वर्णिम दिवस है उसको मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बसंतर डे है जो 1971 वॉर की 50th यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए हुआ है। यहाँ पे स्ट्राइक वन जिसने इंडो पाक वार में लीडिंग रोल प्ले किया था, उनके शहीदों को याद किया गया। इसमें 2 परमवीर चक्र और महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कुल मिला के 295 मेडल्स स्ट्राइक वन को मिले थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अमेठी में भाजपा नेताओं द्वारा चारों ब्लॉकों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति के गाने अमेठी में हर जगह गूंजे। गौरीगंज के रणंजय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रचारक मुनीस जी द्वारा सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया। इस दौरान अमेठी त्रिसुंडी स्थित सीआरपीएफ के जवान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों ने देश की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शहीदों को याद किया। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त को कहा था कि अगले 2 साल तक हम आजादी का महोत्सव मनाएंगे और उन अनाम अज्ञात क्रांतिकारियों को, शहीदों को याद करेंगे जिनको इतिहास से निकाल दिया गया, इनके पन्ने नहीं पलटे गए। हम इस 2 साल के दौरान उनको याद करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के तमाम लोग उपस्थित थे और बच्चे उपस्थित थे, जिन्होंने सामूहिक वंदे मातरम गान गा करके राष्ट्रीयता को जागृत करने का प्रयास किया। आजमगढ़ में स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में अमृत महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के उन युवाओं को इतिहास के पन्नों के प्रति जागरूक करना है जिन लोगों ने स्वराज के सपनों को पूरा किया। इस मौके पर 1971 के युद्ध में शामिल लोगों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि सामाजिक संगठनों द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आजादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाने वालों को याद किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम जनमानस ने भी भाग लिया। पचहत्तरवें साल में आयोजन यहाँ पे किया गया है सामाजिक संगठनों के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके साथ साथ आज विजय दिवस भी है, 50वां विजय दिवस है। जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में देश को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको याद किया गया और काफ़ी भारी संख्या में स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए, जिनको प्रेरित किया गया कि जो महापुरुष हैं, स्पेशली जो खासकर लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनसे हम लोग प्रेरणा लें। समाज का हर अंग प्रेरणा ले, लेकिन बच्चे खास करके उससे प्रेरणा लें। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना की चुनौती का प्रदेश ने किया मजबूती से सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। नया शहरी भारत और शहरी विकास को लेकर प्रदर्शनी का होगा आयोजन। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री कल गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला। मेरठ से प्रयागराज तक के 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे पर बनेगी 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के आह्वान पर प्रदेश के किसानों में दिखा उत्साह। रायबरेली और ललितपुर के किसानों ने प्राकृतिक खेती के फायदों को सराहा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।